अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नाज़रीन। सबसे पहले बात करेंगे उस अहम मुलाकात की जो होने जा रही है और दुनिया भर की नज़रें उस मुलाकात पर जमी हैं। ये मुलाकात वाइट हाउस के कैबिनेट रूम में, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज़ में जोराना दिया है। इस मुलाकात को ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी के बाद इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। वाइट हाउस के तर्जुमान के मुताबिक ये मुलाकात जो है ये क्लोज प्रेस है और जोराने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर की गुफ्तगू जो है वो मीडिया से अलबत्ता मुतवक्के है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ है पाकिस्तान के जिन्हें किसी अमरीकी सदर ने वाइट हाउस में बाकायदा जोराने की दावत दी है। जोराने में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वजीर दिफा पीट हेग्सेट के अलावा काबीना के तकरीबन तमाम अरकान जो हैं वो शिरकत करेंगे। उसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर खारजा और वजीर दिफा से अलग मुलाकातें भी होंगी। ये मुलाकातें ना सिर्फ पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहम हैं बल्कि ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में भी गैर मामूली अहमियत की हामिल है। ये मुलाकात ये दौरा पाकिस्तान जो है पाकिस्तान दुश्मन अनासर के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अहम सिफारती सरगर्मियों का हिस्सा बन रहा है। जबकि इंडियन सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के मुताबिक उनका दावा ये है, आज भी वो ये दावा कर रहे हैं कि इंडियन वज़ीर आज़म मोदी ने अमरीकी सदर ट्रंप को ये कहा है कि पाकिस्तान से तनाज़े पर इंडिया तीसरे फरीक की सालसरी कबूल ना करता है ना करेगा, और आपने तो ऐसी कोई बात नहीं की। विक्रम मिस्री का वो शॉट सुने जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनके शॉट के बाद दोबारा से ये कहा है कि मैंने जंग रुकवाई है। मंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी। और इंडियन सेक्रेटरी खारजा के इस बयान के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए एक दफ़ा फिर ट्रेड की भी बात की पाकिस्तान और इंडिया के साथ। पाकिस्तान को कहा कि आई लव पाकिस्तान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ़ की कि उन्होंने जंग में सीज़ फायर में किरदार अदा किया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक मस्बत कदम करार दिया है। एक्स पर उनका कहना था कि पाकिस्तान ना तो इंडिया से तनाज़ा चाहता है ना ही हम मुज़ाकरात के लिए बेचैन है। बात करेंगे अब ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग की, तो दावा ये किया जा रहा है कि 3 ईरानी तैयारे जो हैं वो ईरानी गवर्नमेंट के वो ओमान पहुंच चुके हैं, जहां जो है जिसकी तस्दीक सिविल एविएशन की जानिब से की गई है। कहा यह जा रहा है कि इन तैयारों में ईरानी मुज़ाकराती वफ्द जो है वो ओमान पहुंचा है, लेकिन ईरान या ओमान के किसी भी जानिब से इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। दूसरी जानिब इसराइली जारहियत जो है वो छठे रोज़ भी जारी रही। ईरान की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ की गई हैं। दोनों ने एक दूसरे की फ़िज़ाई हदूद पर कंट्रोल के दावे भी किए हैं। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उसने जुम्मे से अब तक ईरान में 1100 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने गुज़श्ता रात तेहरान पर होने वाले मिसाइल हमलों में इसराइली फ़ौज ने इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया, जबकि एक सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट और मुतअद्दिद जो असला साज फैक्ट्रियाँ हैं उन पर हमले और मुतअद्दिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया ने ईरान के शहर किरमानशाह में एयर बेस पर मिसाइल फायर किए और ईरानी तैयारों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने तब्रेज़ पर परवास करने वाले इसराइली F-35 जंगी तैयारे को कामयाबी से गिराने का दावा किया है। ईरान के मुताबिक 13 जून से अब तक 5 F-35 तैयारे 35 तैयारे जो हैं वो गिराए जा चुके हैं। ईरान ने ऑपरेशन वादे सादिक सोम के 11वें मरहले का आगाज़ करते हुए इसराइल पर फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया, जिन्होंने इसराइल के ज़ेर ज़मीन बने बंकर्स को भी लर्जा कर रख दिया। गुज़श्ता रात तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में सायरन बजते रहे और इसराइली अवाम
محفوظ پناہگاہوں کی جانب بھاگتے گئے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایرانی قوم کے نام اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی کسی بھی فوجی کارروائی کے سنگین اور ناقابل تلافی نتائج ہوں گے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے جس کی اسے سزا ملے گی۔ ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. مجازاتی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما آپ کو یاد دلاتے چلیں ناظرین کہ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ وہ جنگ بندی سے بہتر کوئی دوسرا حل نکالنے جا رہے ہیں اور وہ جنگ بندی نہیں چاہتے بلکہ اس معاملے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ جانتا ہے آیت اللہ خامنئی کس جگہ موجود ہیں لیکن وہ ابھی نئے نشانہ نہیں بنائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک مرتبہ پھر ایران سے غیر مشروط سرنڈر کرنے کا مطالبہ کیا۔ And I said, why didn't you negotiate with me before all this death and destruction? Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. دوسری جانب ناظرین سی این این نے اسرائیل کے ایران پر ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے الزام کے جھوٹ کا ایک دفعہ پھر پول کھول دیا ہے۔ سی این این کی رپورٹ میں نیتنیاہو کے ویڈیو کلپس دکھائے گئے ہیں جس میں وہ 1996 سے مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ For attaining this goal is getting extremely close. And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. اسرائیلی وزیراعظم کے دعووں کی نفی اب بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے بھی کر دی ہے۔ آئی ای اے ای کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے اعتراف کیا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں جا رہا۔ انہوں نے جو رپورٹ کیا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس ایران کی جانب سے ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوئی منظم کوشش کا ثبوت نہیں تھا۔ What we informed and what we reported was that we did not have, as in coincidence with some of the sources you mentioned there, that we did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. اسرائیل کے جھوٹے الزامات پر جہاں مختلف آوازیں بلند ہو رہی ہیں وہیں اسرائیلی عوام بھی اپنی حکومت پر برس پڑے ہیں۔ اسرائیلی کابینہ کے مشیر کو شہریوں نے گھیر لیا اور ان کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ אתה לא מתבייש? תשובה היא לא, אני לא מתבייש, אתה תתבייש. امریکی عوام نے بھی ٹرمپ کی جانب سے جنگ زدہ ملکوں کو ہینڈل کرنے کی پالیسی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کی اس جنگ میں شمولیت کی مخالفت کی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق 13 سے 16 جون کے درمیان ہونے والے اکانومسٹ کے سروے میں صرف 16% جنگ کے حامی ہیں جبکہ 60% امریکی اس جنگ میں شمولیت کے خلاف ہیں۔ امریکی صدر برنی سینڈرز کے مطابق امریکہ کو ایران کے خلاف نیتنیاہو کی غیر قانونی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ The United States must not be involved with another Netanyahu war, not militarily or financially. The United States Constitution is crystal clear. There can be no offensive use of military force
against Iran or any other country without an explicit authorization from Congress. No such authorization exists in any U.S. involvement with रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ जरयत में बराह रास्त फौजी इमदाद से बाज रहने का इंतबाह जारी कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक रशियन जो वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई रबकोव, उन्होंने ख़बरदार किया कि इसराइल को अमेरिका की बराह रास्त फ़ौजी मदद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास से खिताब करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए फौरी इक़दामात किए जाए। हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल पर तनकीद करते हुए कहा है कि नेतन्याहू जुल्म में हिटलर को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। पार्लियामेंट में खिताब के उनका कहना था कि इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान का दिफा जायज़ और कानूनी है। यूएई ने ईरानी अवाम की हिमायत का ऐलान किया है। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने ईरानी सदर मसूद पशकियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। यूएई ने सलामती कौंसल से ईरान और इसराइल तनाज़े के फ़ौरी हल कराने पर जोर दिया। इसी तरह रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी ईरान इसराइल जंग पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ताकत के ज़रिए ईरान में हुकूमत की तब्दीली की मुखालफत की है। क्या ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो सकती है? ईरान और इसराइल की लड़ाई के खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? और सबसे अहम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की जो मुलाकात हो रही है इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ऐसे वाइट हाउस में, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के। तेहरान की ताज़ा सूरत हाल बताने के लिए हमें तेहरान से ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन और इसके अलावा सीनियर डायरेक्टर न्यूज़लाइन इंस्टीट्यूट जनाब कामरान बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ईरान और इसराइल वाले मामले पर बात करेंगे, लेकिन फील्ड मार्शल को वाइट हाउस में एक ऐसे मौके पर जोराना देना, मुलाकात के लिए बुलाना कितना सिग्निफिकेंट है और क्या ये मुलाकात पहले से तय थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत पहले से ये मुलाकात तय थी और ये इनविटेशन जो है, ये जो भी सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो गई हुई है ईरान की या रेस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट में, जो भी इस वक्त सूरत हाल है उससे पहले का है। इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, वीक्स बिफोर दिस होल थिंग, यू नो, ये चीज़ें जो है इंस्टेंटली नहीं होती। ये जो भी इन्विटेशंस होते हैं कई माह पहले जो है वो आए होते हैं। तो मैं एक तो ये आपके जो सवाल आपने किया है कि ये कोई इमीडिएट जो पास्ट है हमारा, जो है रिसेंट पास्ट में ये एक इन्विटेशन नहीं आया हुआ, ये डिस्टेंट पास्ट में ये इन्विटेशन आया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अगर वाइट हाउस से में उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है या उनको वहाँ पे खाने पे बुलाया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की पोस्ट जो बुनियादन महसूस हमारा ऑपरेशन था, उसके बाद जो एक इंटरनेशनल हमारी सीन के ऊपर एक इम्पोर्टेंस बढ़ी है, काट बढ़ा है, एक इज्जत और तौकीर बढ़ी है, ये उसकी एक शहादत है, ये मैनिफेस्टेशन है कि हमारे आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को वहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट के तौर के ऊपर ट्रीट किया जा रहा है। इसके जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो इजराइल और ईरान में जो सिलसिला चल रहा है या जो गज़ा में सिलसिला चल रहा है, वो एक्सट्रीमली ट्रेजिक है वो सिचुएशन जो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ की वहाँ पे जो प्रेजेंस है या जो उनका राब्ते जो वहाँ पे हो रहे हैं, वो इस सिलसिले में एक पॉजिटिव, उनका भी एक पॉजिटिव असर जो है ना
इस सिचुएशन के ऊपर हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है। मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो एस्टेब्लिश्ड है, जो इस वक्त मीडिया पे भी आया हुआ है और आज से नहीं बरसों से एक एस्टेब्लिश्ड व्यू है इस सारी सिचुएशन में जो इस वक्त डेवलप हुई है, तो वो पाकिस्तान का व्यू भी जो है मेरा ख्याल है फॉरवर्ड करने में ये मौका जो है, उनका जो टूर जो है अमेरिका का, वो एक मुआवन साबित होगा, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे साबित होगा कि पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र जो ऑब्वियसली मुस्लिम उम्मा का नुक्ता नज़र है, जो हमारा जो नुक्ता नज़र जो है वो उसमें मफादात जो है, मुस्लिम उम्मा के मफादात जो है, पाकिस्तान का मफादात और मुस्लिम उम्मा के मफादात जो है, उनका एक बयानिया है जो वहाँ पे डेफिनेटली आर्मी चीफ जो है वो फॉरवर्ड करेंगे या उनके सामने रखेंगे कि ये हमारा स्टेट स्टैंड है। और साथ ही साथ जो है पोस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हमारा जो एनकाउंटर हुआ है इंडिया के साथ, उसमें भी जो कश्मीर का मसला जो है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऑफर की हुई है कि वो कश्मीर के ऊपर जो है वो एक सालसी का रोल अदा कर सकते हैं, उनका एक मकाम है, एक बड़ी ताकत के वो सरबराह हैं। और ये बात जो है मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सोर पॉइंट है इस जोग्राफिया में, हमारे एरिया में, कि ये ऑलरेडी 4 कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इसके ऊपर। तो ये इसके लिए अगर इंटरनेशनल सॉलिसी हो रही है या हो सकती है या उसकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, तो मैं सकता हूँ ये भी खुश आइंद है। ख्वाजा साहब, आपने सालसी की बात की, सालसी तो तब होती है जब दोनों फरीक राजी हो। नरेंद्र मोदी को उन्होंने इन्विटेशन दी और खबर यह है कि उन्होंने वाशिंगटन जाने से इनकार कर दिया है। वो तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि सदर ट्रंप ने कोई किरदार अदा किया। आज भी उनके सेक्रेटरी खारजा की स्टेटमेंट है कि दोनों ममालिक की मिलिट्री ने सीज फायर करवाया, और नरेंद्र मोदी की G7 की साइड लाइन्स पर ट्रंप से फ़ोन कॉल पर भी उन्होंने दावा ये किया कि यही कहा। तो सालसी फिर कैसे होगी जब इंडिया बैठने के लिए तैयार नहीं है और वो कहते हैं कि ये बायलिटरल मामला है, हम जाने और पाकिस्तान? नहीं, देखें, मैंने ये आई एम ऑन रिकॉर्ड, ये आज से 20-25 रोज पहले जब कॉन्फ्लिक्ट जो था उस वक्त जारी था, तो मैंने ये बयान दिया था कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसकी सेंटिटी इंडिया के नज़र में नहीं है, पर वो पानी किसी दिन रोक देते हैं, किसी दिन जो है वो छोड़ देते हैं और पानी को उन्होंने वेपनाइज कर दिया हुआ है, तो फिर शिमला माहदे में जो चीज़ एक दर्ज थी कि ये बायलैटरली हम अपने डिस्प्यूट सेटल करेंगे, तो वो हम पे भी बाइंडिंग नहीं है। और अगर ये इंटरनेशनलाइज होता है इशू जो हो चुका है, पहले भी इंटरनेशनलाइज था, आज भी इंटरनेशनलाइज जो है उसका इआदा हुआ है, उसकी रिवाइवल हुई है, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के हक में है। अगर हिंदुस्तान जो है वो शामिल हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता तो मैं समझता हूँ कि ये जो नॉन कोऑपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया विल रिफ्लेक्ट ऑन देयर एटीट्यूड, और हमारी तरफ से अगर इंटरनेशनल हम इसमें कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रोल जो है, जो पिवटल रोल है, एंड हमारी तरफ से बिल्कुल उसका खैर मकदम किया जा रहा है, किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी भी एक क्रेडिबिलिटी की जो है वो इन्हांस होगी। क्रेडिबिलिटी जो है वो दुनिया के सामने एक ऐसे मुल्क की हैसियत से सामने आएगी कि जो जिद नहीं कर रहा, जो मामलात को सेटल करना चाहता है, कश्मीरियों के हकूक जो है, जो 1948 का जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके मुताबिक तय करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ उससे पाकिस्तान की प्रेस्टीज एनहांस होगी बोथ वे। अगर बैठ जाता है हिंदुस्तान हमारे साथ तो फिर भी अच्छी बात है, नहीं बैठता तो हिंदुस्तान की जो है पोजीशन जो है बैनुल अक़वामी बरादरी के अंदर जो है वो एक नॉन कोऑपरेटिव और एक वासिब, एक जो इलेजिटिमेट उनकी जो इस वक्त वहाँ पे ऑक्यूपेशन है कश्मीर की, वो एस्टेब्लिश होगी और मामला जो है in the short end and in the long run. तो ख्वाजा साहब, मार्शल का दौरा अमेरिका एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कट स्टांस लिया हुआ है
اسرائیل کے غازبانہ حملے پر، اور آپ خود کا بڑا سخت موقف ہے اس پر. ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے، تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز اے کنٹری؟ ویسے تو فیلڈ مارشل کی بھی سٹیٹمنٹ ہے کل کی کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس بیک ڈراپ میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ملاقات کو؟ اگر جنگ مزید اسکیلیٹ کرتی ہے اور امریکہ ریجن میں آ کر اس جنگ کو لڑتا ہے. میں نے جس طرح ابھی چند لمحے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے یا یہ جو کانٹیکٹس وہاں پہ رابطے جو ہو رہے ہیں ایٹ دا ہائیسٹ لیول، وہ ایک پازیٹیو جو ہے امپیکٹ جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں. ایک راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے اس ملاقات کے ذریعے. اور پاکستان کا بڑا کلیئر کٹ آپ نے خود بتایا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بھی وہاں پہ بیان آیا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا بھی بیان ہے اس کے اوپر. ہماری جو ایک ریاست کی پالیسی ہے وہ اس ایشو پہ بڑی کلیئر کٹ ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایران کی آواز جو ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، the forums which matter، ان کے اوپر اگر پاکستان کو یہ اپرچونٹی اس وقت میسر ہے کہ وہ آواز اٹھا سکتا ہے اور کسی حالات کی جو ڈیٹیریشن ہے یا حالات کا جو ہے اس میں ابتر ہونا جو ہے اس کو روک سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس اپرچونٹی کو انکیش کرنا چاہیے. اور ان کی وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ایک موقع جو ہے ایسا فراہم جو ہے ہو گیا ہے، باوجود اس بات کے کہ جب یہ انویٹیشن آیا تھا تو اس وقت اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں تھی. لیکن میں تو اس کا گڈ اومن سمجھتا ہوں. گڈ اومن سمجھتے ہیں قائد صاحب. اسی گڈ اومن پر آپ سے اگلا سوال کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.